हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डी के मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम कॉन्जुगेट एलिमेंट, डेफिनेशन, एग्जांपल्स और साथ ही साथ कॉन्जुगेट क्लास, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, उन पर हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। सो लेट्स स्टार्ट कॉन्जुगेट एलिमेंट। ठीक है ना, कॉन्जुगेट एलिमेंट के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, यहीं आपको कॉन्जुगेट रिलेशन मिलेगा, है ना। तो ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। Let G be a group and let AB belongs to G, then A is said to be conjugate to B या फिर A is said to be conjugate of B, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। If there exists some X belongs to G such that A equals to X inverse BX, symbolically this, and this relation is called conjugate relation। ठीक है, यहाँ पर अलग से आप लिख भी सकते हैं, this relation is called conjugate relation between A and B। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो क्या बोला जा रहा है, कोई भी ग्रुप हो, अबिलियन, नॉन अबिलियन, कोई भी ग्रुप आप ले लीजिए, वहां से आपने दो एलिमेंट टैग किया। ठीक है ना, एलिमेंट ए को आप एलिमेंट बी का कॉन्जुगेट कहेंगे या फिर एलिमेंट ए जो है बी के लिए कॉन्जुगेट कहलाता है। शर्त ये है कि कम से कम ग्रुप में एक एलिमेंट तो ऐसा मिल ही जाए जिसके लिए ये कंडीशन होल्ड हो, और इसी को आप ऐसे शो करते हो, है ना। और इनके बीच, है ना, ये जो कंडीशन है कि ए बी का कॉन्जुगेट है, मतलब मिल रहा होगा, तब ऐसा आप लिख पाएंगे। तो इसी को आप ऐसा शो करते हो। ये जो रिलेशन मिल रहा है, इस रिलेशन को कॉन्जुगेट रिलेशन कहा जाता है। कंफर्म एग्जाम्पल देखिए, बातें अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, S3 आपको पता है, ये होता है सिमेट्रिक ग्रुप विद 3 सिंबल्स। ठीक है ना, या फिर परम्यूटेशन ग्रुप ऑफ डिग्री 3। तो यहाँ S3 में I होता है आइडेंटिटी, फिर 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2, दीज आर साइकिल्स। ओके, हमें पता होना चाहिए 1 3 इज कॉन्जुगेट टू 2 3, 1 3 2 3 के कॉन्जुगेट होता है, या 1 3 इज कॉन्जुगेट ऑफ 2 3। तो होता है, तो रीज़न ये है कि कम से कम इसके अंदर एक एलिमेंट ऐसे मिल रहा होगा जिसके लिए ये वाला कंडीशन होल्ड होना चाहिए। ए के स्थान पर है, के प्लेस पे है 1 3 एंड बी के प्लेस पे है 2 3। ठीक है, अब 1 3 को 2 3 का कॉन्जुगेट बोलो, मतलब यहाँ से एक एलिमेंट मिलना चाहिए, मिलता है स्पेशली 1 2 3 है। ठीक है, तो देखिए ये ए है, ये आपका, है ना, कितना, ये आपका बी है। A is conjugate to B, क्योंकि आपको मिल रहा है 1 2 3, ये 1 2 3 इनवर्स 2 3 1 2 3। लाइन क्लियर हो गया होगा, आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, कंफर्म हो रहा है ना। तो ये इनका कॉन्जुगेट है एज, क्योंकि आपको यहाँ से कैसे मिल रहा है कि ये कंडीशन हो रहा है, बोले तो A इक्वल्स टू एक्स इनवर्स BX, यही फॉर्म है। अब ये इक्वल होता है, इसको सॉल्व करके देख लीजिए, 1 3 का इक्वल आएगा। ठीक है ना, चाहे तो आप कर लीजिए, देखिए, है ना, 1 2 3 का इनवर्स। तो आप जब भी समझना रहता है तो ऐसा करना चाहिए। 2 3 का मतलब क्या है, 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 3, 3 का इमेज 2, है ना। 1 2 3 2 3 1। इन्वर्स आपको जानना है। 1 2 3 का इन्वर्स कैसे जानना होता है, मैं बताया था। 1 2 3 का इन्वर्स अगर आपको जानना है तो आप 1 2 3 2 3 1, है ना, जो 1 2 3 है ना, इसी का तो इन्वर्स है। तो इसका इन्वर्स मतलब ये क्या होता है, ऐसा होता है। इसका इन्वर्स आपको फाइंड करना है। ठीक, तो इसका इन्वर्स को मैं मान लेता हूँ, ये है आपका 1 2 3, जिसका इन्वर्स मान के चलते ये हमें प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स उनके साथ जब ऑपरेट होता है तो हमें मिलता है आइडेंटिटी। ठीक है, सही है। ठीक, और आइडेंटिटी का मतलब यहाँ पर क्या होगा, 1 का इमेज 2, है ना, 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 2, 3 का इमेज 3, यही होगा 1 1 2 2 3 3 करके। कन्फर्म है। अब देखिए इस स्टेप को समझ लीजिए, है ना। 1 का इमेज 2, 2 का इमेज y, दैट इज 1 का इमेज y। ठीक है ना, 2 का इमेज 3, 3 का इमेज z, तो 2 का इमेज z। इसी तरह से 3 का इमेज 1, 1 का इमेज x, तो फिर 3 का इमेज x। कंफर्म। और ये है 1 1, है ना, 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ से कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, है ना, x है 3, y है 1 और z है 2। ठीक है, तो फिर 3 1 2, यानी कि 3 1 2। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, है ना। तो इस तरह से इन्वर्स फाइंड किया जाता है। इससे पहले, है ना, आपको इसको बारे में पता होगा इन्वर्स फाइंड कैसे करना है, तो यही तरीका होता है इन्वर्स फाइंड करने का। ठीक है, तो ये बात तो समझ आ गया कि 1 2 3 एलिमेंट है, उनका जो इन्वर्स है वो ये होता है, और निकालने का तरीका बिल्कुल क्लियर था। 1 2 3 इन्वर्स होगा तो निश्चित रूप से उनके साथ ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी आएगा, उसके थ्रू हमने कंपेरिजन करके प्राप्त कर लिया। तो हमारा टारगेट है इसको सॉल्व करते हुए 1 3 के इक्वल आना। ये ओनली फॉर क्लेरिफिकेशन, बाकी तो है, होता तो है, बट इसको समझने के लिए है, कन्फर्मेशन के लिए, है ना। ठीक, अब देखिए इनको ऑपरेट करना है।
1 का 3, 3 का 2, कितना होगा 1 का 2। ऊपर तो डोमेन होता है, उसका जो को लिखना चाहिए, है ना। 2 का 1 और 1 का 1 दैट इज़ 2 का 1, ठीक। 3 का 2, हाँ 2 का 3 दैट इज़ 3 का 3। इधर देख लीजिए, बाकी तो ठीक है, इसको तो ऐसे ही रखना पड़ेगा। ऑपरेटिंग समझ आया ना, इनका ये तो इन दोनों का ये, ठीक। इनका ये तो इन दोनों का ये, इनका ये तो इन दोनों का ये, है ना। अब इन दोनों को ऑपरेट कीजिए, कंपोजिट होता है एक्चुअली, है ना। तो जब इन दोनों का ऑपरेशन करेंगे, आप ऑपरेट करेंगे तो मिलेगा आपको, इधर मैं लिख रहा हूँ, ये 1 2 3 तो एज इट इज़ रहेगा, 1 2 2 3 1 3, 2 1 1 2 दैट इज़ 2 2, है ना। 3 3 और 3 1 दैट इज़ 3 1, दैट्स इट। अब इसको आप समझ लीजिए, है ना। 1 का 3, 3 का 1 1 3, 2 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, आपने राइट साइड को सॉल्व किया और आया एग्जैक्टली ये 1 3, जो कि लेफ्ट के इक्वल है, इक्वल आ गया ना। यही था, समझने के लिए था, कन्फर्म हुआ। अब जो मैंने रिलेशन बताया यहाँ पर, कॉन्जुगेट का जो रिलेशन होता है, हम प्रूफ करेंगे कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। लेमा, कॉन्जुगेट रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो कॉन्जुगेट रिलेशन जो होता है इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन, कन्फर्म ना। और आपको पता भी है। तो सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे, तो प्रूफ के अंदर सबसे पहले मैंने लिखा ग्रुप जी है, उस ग्रुप जी के अंदर ये जो है कॉन्जुगेट रिलेशन है। कॉन्जुगेट रिलेशन का मतलब, जैसे ए बी बिलोंग्स टू अगर जी है तो उसके बीच में रिलेशन कैसे होता है, ए इज कॉन्जुगेट टू बी या ए इज कॉन्जुगेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल्स टू एक्स इनवर्स बी एक्स। जो यहाँ रिलेशन है वो ये है, ठीक है ना। तो इनके बीच में ये रिलेशन का मतलब क्या है, ए इक्वल टू एक्स इनवर्स बी एक्स, जहाँ पर एक्स क्या है, फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू जी। इतना कन्फर्म है ना। तो रिलेशन का मतलब ये हो गया, है ना। ये रिलेशन जो है इस तरह से डिफाइन है जी में, ठीक है। तो फर्स्ट हमें प्रूफ करना है रिफ्लेक्सिव, ठीक। रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोले तो रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी वी हैव ए इक्वल्स टू इनवर्स ए, सही है। फॉर सम क्या लिखते हो यहाँ पर, एक्स, तो भाई आपको फॉर सम मैंने कुछ तो मिल रहा है ना, ये आइडेंटिटी तो मिल रहा है ना, ठीक। तो ये आप क्या मिला आपको, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी के रिस्पेक्ट में आप हमेशा ऐसा लिख सकते हो, ए इक्वल टू ई इनवर्स ए। अगर इनको इनके साथ ऑपरेट करोगे तो ए आएगा, फिर इनके साथ ऑपरेट करोगे या ए इक्वल टू ए, तो ऐसा लिखा जा सकता है, कैन बी रिटन एज कन्फर्म। तो जो भी एलिमेंट होगा ग्रुप के अंदर, ए बी सी डी जो भी होगा, उन सबको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब यहाँ से स्पष्ट है कि ए इज कॉन्जुगेट टू ए, हो गया पहला, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सेकेंड में आते हैं, कन्फर्म। सेकेंड है सिमेट्री, सिमेट्री दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो इसमें फॉर एवरी वर्ड गलत होगा, है ना। यहाँ पर होता है कि ग्रुप में जो भी सेट है हमारा जी, वहाँ से कोई भी दो एलिमेंट आप टैग करोगे और वो अगर एक तरफ से रिलेट फॉलो कर रहा है, दैट इज ए रिलेटेड टू बी है, तो आपको मिल जाना चाहिए बी रिलेटेड टू ए, तब आप कहते हो सिमेट्रिक। मतलब अगर ये है तब ये मिलना चाहिए, कन्फर्म। ऐसा होना जरूरी है, पता चल रहा है कि ऐसा हो ही रहा है, इसलिए फॉर एवरी वर्ड गलत हो जाता है। मीनिंग होता है जो भी आपने सेट डिफाइन किया है उसके अंदर अगर आपने दो एलिमेंट ऐसा है वहाँ जो ए रिलेटेड टू बी है, तो बी रिलेटेड टू ए भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो ए रिलेटेड टू बी हम लेकर चलेंगे फॉर ए बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए कॉन्जुगेट टू बी, है ना। इसका मतलब है हम मान के चल रहे हैं इसके अंदर कोई दो ऐसे अवयव हैं जो इस कंडीशन को होल्ड करता है, और इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट सम एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट ए इक्वल टू एक्स इनवर्स बी एक्स, ठीक है। अब हम क्या किए, अगर एक्स है तो एक्स ग्रुप में है तो ग्रुप के अंदर इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो एक्स इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो एक्स इनवर्स जी बिलोंग्स टू जी सच दैट हमने क्या किया, एक्स इनवर्स को लेफ्ट से, है ना, हमने मल्टीप्लाई किया, मतलब ऑपरेट किया, है ना। तो देखिए लेफ्ट से जब ऑपरेट करेंगे एक और ऑपरेट कर लेते हैं, इसको आगे बढ़ा दीजिए पहले, ये हो जाएगा आपका ए एक्स इनवर्स, इधर राइट में क्या हो जाएगा एक्स इनवर्स। एक ही स्टेप और मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ, देखिए देयर एग्जिस्ट एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू जी सच दैट, इसी स्टेप को मैं लिख रहा हूँ, लिखने में क्या दिक्कत है ना, कुछ तो मिलेगा, तो एक्स इनवर्स मिल रहा है। इसी स्टेप में क्या कर रहा हूँ, एक्स को लेफ्ट से कर रहा हूँ, दैट इज एक्स ए एक्स इनवर्स, तो ये हो जाएगा एक्स ए एक्स, है ना,
इनवर्स बी एक्स एक्स। कन्फर्म हुआ ना, एक्स इनवर्स राइट से और एक्स लेफ्ट से। अब इसी स्टेप को आप अरेंज करके लिखिए, एक्स ए एक्स इनवर्स को ये हो जाएगा एक्स एक्स बाई एसोसिएटिविटी ये हो जाएगा, और ये हुआ आइडेंटिटी बी, ये हुआ बी, यानी कि बी इक्वल टू एक्स। अब इसको जो आपने लिखा है एक्स ए एक्स इनवर्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्रम कौन सा है ना, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, पहले तो मैं एक बार ऐसे लिख लेता हूँ, तो बी इक्वल टू एक्स इनवर्स इनवर्स ए एक्स इनवर्स, ठीक है। ये वाले स्टेप सही है ना। आपको पता होना चाहिए एक्स एक्स इनवर्स अगर बी के इक्वल है तो बी इक्वल टू ऐसे तो लिखा जा सकता है ना भाई, क्या दिक्कत है। अब इस एक्स को मैं एक्स इनवर्स का इनवर्स लिख सकता हूँ, ठीक है। अब एक्स इनवर्स को अगर मैं वाई टैग कर लूँ तो आपको ये तो समझ आ गया है ना। मैं इसको देयर एग्जिस्ट वाई इक्वल टू एक्स इनवर्स, इसी स्टेप को है ना, बिलोंग्स टू जी सच दैट बी इक्वल टू वाई ए है ना, वाई इनवर्स ए वाई, और ये इंप्लाई कर जाएगा वाई कॉन्जुगेट टू ए। कन्फर्म आपने लिया था ये है ना, और जब ये लिया आपके करस्पॉन्डिंग ये आया, यानी कि देयरफॉर ए कॉन्जुगेट टू बी इंप्लाइज बी कॉन्जुगेट टू ए, दैट मीन्स सिमेट्रिक रिलेशन भी फॉलो हो रहा है। थर्ड होता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू सी, ये अगर है तब ये होना जरूरी पहले तो ना, जो भी आप सेट ले रहे हो उसके अंदर अगर 3 एलिमेंट्स ए बी से इस तरह से है कि अगर ए रिलेटेड टू बी बी रिलेटेड टू सी, तो इंप्लाई कर जाना चाहिए ए रिलेटेड टू सी, ठीक है। यहाँ रिलेशन क्या है, कॉन्जुगेट का, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पर थर्ड शो करेंगे ट्रांजिटिव या फिर ट्रांजिटिविटी है ना, फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू जी सच दैट है ना। हम मान के चल रहे हैं 3 अलग अलग अवयव इस तरह से हैं कि ए कॉन्जुगेट टू बी एंड बी कॉन्जुगेट टू सी। अब ए कॉन्जुगेट टू बी है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट सम एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट ए इक्वल टू एक्स इनवर्स बी एक्स। इसी तरह से बी कॉन्जुगेट टू सी है, तो फिर देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू जी सच दैट बी इक्वल टू है ना, ये हो जाएगा वाई इनवर्स सी है ना, सॉरी वाई इनवर्स है ना, सी के साथ है तो सी रहेगा सी वाई, ठीक है। तो इस स्टेप से आपको ये मिला, इस स्टेप से आपको ये मिला। अब गौर से देखिए, आपका टारगेट तो समझ आ गया, ए रिलेटेड टू सी देना है ना, वो देखना है आपको। देखिए बी की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, तो पुटिंग दिस वैल्यू है ना एट दिस प्लेस, तो मिलेगा हमें ए इक्वल टू देयरफॉर करके मैं लिख रहा हूँ एक्स इनवर्स, देखिए बी की जगह हो जाएगा वाई इनवर्स सी वाई एक्स, तो ये होगा एक्स इनवर्स वाई इनवर्स इंटू सी वाई एक्स। कहाँ से आपको पता है, ये हुआ एसोसिएटिविटी है ना। अब इसको वाई एक्स का इनवर्स ले सकते हो है ना, कहाँ से, बाई रिवर्सल लॉ या फिर सॉक्स शूज प्रॉपर्टी कहा जाता है इसे है ना, बाई रिवर्सल लॉ या रिवर्सल है ना, एक्स इनवर्स वाई इनवर्स वाई एक्स के इनवर्स, ठीक है। ये सी है भैया ना। अब देखिए हमें पता होना चाहिए y और x बिलोंग्स टू जी, बाई क्लोजर प्रॉपर्टी y x बिलोंग्स टू जी, ठीक है। और y x बिलोंग्स टू जी, तो इसको नया नाम दे सकते हैं, इसको मैं दे दिया z, तो ये हो गया आपका कन्फर्म ना, तो ये हो गया z इनवर्स सी जेड, ए को आप लिख पाया। तो यहाँ पर मैं इसको अरेंज करके ऐसे लिख देता हूँ, देयर एग्जिस्ट्स z इक्वल टू है ना वाई एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट ए इक्वल टू दिस, इम्प्लाई करेगा ए कॉन्जुगेट टू सी, दैट मीन्स ये हुआ है ना, देयरफॉर ए रिलेटेड टू बी बी रिलेटेड टू सी इम्प्लाइज ए रिलेटेड टू सी, ठीक है ना। ए अगर बी के साथ बी अगर सी के साथ, तो फिर ए सी के साथ कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो फाइनली हमने ऑब्जर्व किया रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिविटी से दिस रिलेशन दैट मीन्स कॉन्जुगेट रिलेशन या रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी इज ऑलवेज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, अब हमेशा अच्छे से ध्यान रखना है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन होता है तो आपको पता होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है तो उनके थ्रू एक क्लास निकलता है जिसे इक्विवेलेंस क्लास कहा जाता है। तो कॉन्जुगेट रिलेशन है तो फिर यहाँ भी वही उसी से सिमिलैरिटी, उसी के करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगा, कॉन्जुगेट क्लास, ठीक है। तो कॉन्जुगेट क्लास का डेफिनेशन देखेंगे। कॉन्जुगेट क्लास, ठीक है, डेफिनेशन देखिए,
let G be a group and let A belongs to G, then conjugate class of A is an equivalence class of A denoted by C of A और CL of A करके and defined as CL of A equals to, that is class of A equals to X belongs to G such that X conjugate to A, है ना। तो पहले तो हम डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं, फिर मैं इसे आगे बढ़ाया है। तो देखिए क्या है, एक ग्रुप है। अब वो ग्रुप नॉन अबिलियन हो सकता है या फिर अबिलियन हो सकता है, साइक्लिक हो, कुछ भी हो। इंपॉर्टेंट बात है ग्रुप लेना है। ग्रुप से आपने एक एलिमेंट टैग किया ए, उस ए जो आपने एलिमेंट टैग किया उस ए का कॉन्जुगेट क्लास का मीनिंग क्या होता है, एक इक्विवेलेंस क्लास होता है। आपको पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेट रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है कि आप जब क्लास तैयार करेंगे तो एक इक्विवेलेंस क्लास ही होगा। अब बात आती है कि आखिर है ये क्या, है ना। ये तो समझ आ गया कि इसे हम इससे डिनोट करते हैं या इससे डिनोट करते हैं, बट है डेफिनेशन क्या। सिंपली आपको पता है इक्विवेलेंस क्लास का मतलब होता है उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो पर्टिकुलर जो भी आप ले रहे हो एलिमेंट उसी के साथ रिलेटेड है। जो भी इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उसी के साथ रिलेटेड होता है। ये आपने इक्विवेलेंस रिलेशन में पढ़ा था, ठीक है ना। जैसे कि इक्विवेलेंस क्लास में आप इसे इस तरह से शो करते हो और यहाँ होता है स्पेशली ये, यही तो होता है। और अब यहाँ पर आप स्पेशली आप क्या कर रहे हो, कॉन्जुगेट रिलेशन में बात कर रहे हो, ठीक। तो CL ऑफ ए या फिर कैपिटल C ऑफ ए से इसे डिनोट करते हैं। है क्या ये, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ G विच इज रिलेटेड स्पेशली विच इज कॉन्जुगेट टू ए, कन्फर्म, यानी कि G के ग्रुप के उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो स्पेशली इस A के साथ क्या है, कॉन्जुगेट है। मतलब जितने भी एलिमेंट इस A के साथ कॉन्जुगेट होंगे उनका ये कलेक्शन होगा, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, थोड़ा इसको डिटेल कर दिया। अगर x A के साथ कॉन्जुगेट है इसका मतलब निश्चित तौर पे x जो है y इनवर्स AY के फॉर्म में होगा फॉर सम y बिलोंग्स टू G, यानी कि हम ये बोल रहे हैं कि उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो इस फॉर्मेट में है। सेकंड ये हुआ। अब थर्ड में उसी को, अब उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो इस फॉर्म में है तो डायरेक्ट इसी को लिखो ना यहाँ पर, तो ये लिखा गया, यानी कि इस टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन। तो कई राइटर्स डायरेक्ट इसी को लिख रहे थे, लेकिन मुझे लगता है डायरेक्ट इसके लिखा जाएगा तो समझ नहीं आने वाला। पहले ये क्लियर करना है, फिर उसको इस तरह से लिखा गया, फिर उसको शॉर्ट में ऐसा लिखा गया, कन्फर्म। तो अब फाइनली हम इसी को फॉलो करेंगे, लेकिन होता क्या है तो समझ आ गया, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ G विच कॉन्जुगेट टू A, ठीक है। तो y इनवर्स AY टाइप के एलिमेंट्स का ये कलेक्शन होता है, ठीक। एग्जाम्पल से क्लियर होगा। तो एग्जाम्पल देखिए, है ना। जैसे कि हमने लिया ग्रुप G इक्वल टू 1 - 1 I - I, ठीक है। ये हमारा ग्रुप है, ऑब्वियस सी बात है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है ना। सेकंड जो डेफिनेशन होता है ना, क्लास ऑफ ए का, है ना, वो क्या होता है, y इनवर्स AY सच दैट y बिलोंग्स टू G। इसमें ये जो डेफिनेशन है इसका फ़ायदा क्या है, हमें कॉन्जुगेट्स पर सोचना ही नहीं, दिमाग लगाना ही नहीं है। वो समझने के लिए ठीक था, बट उसको सॉल्व करते करते ये फार्मूला मिला है अभी। तो इसमें फ़ायदा क्या है, इनके कॉन्जुगेट एलिमेंट कौन कौन से हैं वो दिमाग लगाने के बजाय आप इस फॉर्म में एलिमेंट कौन कौन से वो देखिए, आखिर है भी कॉन्जुगेट ही, है ना। तो फ़ायदा होता है इसमें ना कि आप y के एलिमेंट्स को इसमें रखते जाइए और देखते जाइए कि कितने एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट आपको मिल रहे हैं। जो जो मिल रहे होंगे 100% श्योर है कि वो इस फॉर्म के होंगे, ठीक है। कन्फर्म हो रहा है कॉन्जुगेट एलिमेंट्स होंगे भाई। तो देखते हैं इनका क्या होता है। तो ये सब समझ आ गया कि इसको यूज़ क्यों किया जाता है, शॉर्टकट के लिए और समझने के लिए, है ना। अब देखिए सबसे पहले क्लास ऑफ 1 निकाल लेते हैं, है ना। डेफिनेशन पहले फॉलो करना है। तो ये हुआ y बिलोंग्स टू G, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, है ना, जो इस फॉर्म में होता है। तो कुछ नहीं करना है, a के जगह में क्या था, 1 था, 1। अब ये जो है ऑटोमेटिकली ये समझ आ रहा है y बिलोंग्स टू G, ठीक। तो ये हो गया आपका 1, बस। अब मैं यहाँ नोट करके लिख रहा हूँ। अब लेकिन नोट क्यों लिखा जा रहा है, नोट इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि जब भी आप आइडेंटिटी एलिमेंट लेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर आएगा, इनके साथ ऑपरेट होकर हमेशा y इनवर्स y ही होगा, चाहे यहाँ पर 1 हो चाहे e हो, जो भी हो, हमेशा ऐसा होगा और ये सॉल्व होकर के 1 आ जाएगा, सिंगलटन आएगा ही आएगा। तो इसको अलग से नोट करके लिख लीजिए कि फॉर एनी ग्रुप, चाहे ग्रुप अबिलियन हो चाहे नॉन अबिलियन, कोई भी ग्रुप हो, आइडेंटिटी एलिमेंट अगर है तो सॉल्व करके सिंगलटन आएगा ही आएगा। सो फॉर एनी ग्रुप ना कोई भी हो सकता है, फॉर एनी ग्रुप G क्लास ऑफ सिंगलटन, क्लास ऑफ इक्वल टू सिंगलटन, है ना, वेयर E ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट,
कन्फर्म आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। तो इस बात को ध्यान रखना है कि क्लास ऑफ ही हमेशा सिंगल्टन ही होगा, ठीक। तो 1 पे देख लिए सिंगल्टन 1 होता है, तो हमेशा ध्यान रखना ही है। क्लास ऑफ -1 देखिए, तो y इनवर्स -1 y सच दैट y बिलोंग्स टू जी, ठीक है। अब y इनवर्स है ना -y, तो y इनवर्स के जगह में आपको पूरे g के हर एक एलिमेंट को रख दीजिए। अगर रिपीट होगा तो नहीं लिखेंगे, डिस्टिंक्ट होगा तो लिखेंगे, ये फ़ायदा होता है इसका। तो y के जगह में एक बार 1 रखिए, तो 1 इनवर्स -1 1, एक बार -1 इनवर्स -1 1 है ना, -1, ठीक। i इनवर्स -1 i और -i इनवर्स -i, ठीक है। तो इस तरह से, सॉरी बीच का तो -1 ही है, तो ये कंफर्म हो गया। देखिए पहले जब सॉल्व करेंगे -1, ये होगा -1 का इनवर्स, यानी कि -1 -1 फिर से -1, और फिर इनको कीजिए तो ये होगा i इनवर्स और -i, यानी -i⁻0 फिर से -1, ठीक। जैसे भी आप बनाएं 1/i है तो -i होगा, और ये -i है तो -+ फिर से -1 ही तो है, और ये आपका फिर वही -1/i -+ i कैंसिल -1। सेट होता है तो सेट में ऐसा बार बार नहीं लिखा जाता है, तो आप देख सकते हैं कि आया -1 ओनली। क्लास ऑफ -1 क्या है, सिंगल्टन -1, ठीक है। मैं अबेलियन का एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर नॉन अबेलियन पे लूँगा, है ना, तो वहाँ से आप है ना लिंक कर पाएंगे कि कैसे अलग अलग मिलता है। क्लास ऑफ आई क्या होगा, आप सॉल्व करके देख लीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो फिर यहाँ पर आप एक बार क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, एक बार आप रखेंगे -1, एक बार रखेंगे i, एक बार रखेंगे -i। जब 1 रखेंगे तो फिर 1 इनवर्स i1 है ना, तो फिर से i ही आएगा, है ना। और अगर जब -1 रखते हैं तो -1 इनवर्स -1, कोई दिक्कत नहीं है, i ही आएगा। थर्ड सिचुएशन i इनवर्स i, तो 1/i i², फिर से क्या मिलेगा i, और जब i² रखोगे, सॉरी -i रखोगे तो -i का इनवर्स i-i, तो ये होगा -1/i और -i, तो माइनस i कैंसिल, सॉरी यहाँ पर एक चीज़ मिस्टेक हुआ, जब i इनवर्स रखोगे -i रखोगे तो दोनों में रखोगे ना, यानी कि यहाँ पर भी तो रखोगे, तो ये होगा आपका -1/i, और ये बीच में भी तो i है, यहाँ पर मिस्टेक इसलिए हो रहा था, -i², ये कैंसिल -+ फिर से i, तो आप देख पा रहे हैं, है ना, सिंगल्टन i। आप i के लिए देखें, है ना, तो 1 के लिए जो होता है -1 के लिए वो i के लिए है, आप इनके लिए देख लीजिए एज इट इज़ आपको यही मिलेगा, दैट मीन्स सिंगल्टन -i। इनके रीजंस बाद में पता भी चल जाएगा क्यों सिंगल्टन आ रहा है। तो फिलहाल ये तो समझ आ गया, क्लास ऑफ है ना जो आइडेंटिटी होता है सिंगल्टन होता है, वो तो होता ही है ना। इस सिचुएशन में बाकी भी आए, जरूरी नहीं होता बाकी आए, बट इस सिचुएशन में आए। तो बात आती रीज़न क्या है ना, ये तो समझ आ गया कि अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा है ना, एग्जाम्पल देखा वो था अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप ही रीज़न था किस चीज़ का, सिंगल्टन आने का। हर एक के करस्पॉन्डेंस सिंगल्टन आ रहा था। आप अगर है ना कोई दूसरा ग्रुप लेते हैं अबेलियन ग्रुप के तौर पे ही 1 ओमेगा², तो हर एक के करस्पॉन्डेंस जो C ऑफ 1 है या क्लास ऑफ 1 है वो सिंगल्टन आता। चाहे तो आप जो फार्मूला में भी बताया ना, उस फार्मूला में आप रख करके देख लीजिए, सिंगल्टन ही आएगा। नॉन अबेलियन है तो हम नहीं कह सकते, उनका एग्जांपल हम देखेंगे आगे, पहले इस लॉजिक को समझिए। जो हमने अभी जो दिया वो एग्जांपल वो था अबेलियन ग्रुप, और अबेलियन ग्रुप के सिचुएशन में हमेशा है ना क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होल्ड होता है, और कहीं ना कहीं ये फंडा है, और इस वजह से ही हर एक के करस्पॉन्डेंस कॉन्जुगेट क्या होता है, सिंगल्टन होता है। और जो जस्ट आइडेंटिटी के लिए तो हमें ध्यान है ही, आइडेंटिटी जो एलिमेंट होता है उनके लिए सिंगल्टन होता है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, आप फार्मूला में रख करके देख के बता सकते हो। अब ये अबेलियन ग्रुप के वजह से होता है ऐसा, ये रीज़न है। तो ठीक है, इसको प्रूफ कर लेते हैं। इसको एक थ्योरम की तरह आप नोट कर सकते हो। इफ G is abelian group, then class of A equal to singleton A for every A belongs to G, यानी G में उपस्थित जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी के लिए क्लास हमेशा सिंगल्टन ही होता है। ये रीज़न है, इस रीज़न को अच्छे से माइंड में सेट रखिए। और होता कैसे, मैं इसका जनरल में प्रूफ भी बता देता हूँ, छोटा सा प्रूफ है, देख लेते हैं। देखिए G क्या है, अबेलियन ग्रुप है ना, ये हम लेकर चल रहे हैं है ना, और
क्लास ऑफ ए हम डिफाइन कर लेते हैं, ये होता है y इनवर्स ए वाई सच दैट y बिलोंग्स टू जी। याद रखिए हमने फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, जो भी एलिमेंट आप लो उन सभी के करस्पॉन्डिंग क्लास आप डिफाइन कर सकते हो। तो ये हुआ y इनवर्स y ए फॉर एवरी y बिलोंग्स टू जी, कहाँ से, है ना, सिंस g सेटिस्फाइज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज जी क्या है, अबेलियन है, दैट्स इट। तो y इनवर्स ये हो जाएगा y इनवर्स y ई आइडेंटिटी बोले तो ये है ना, बाई इनवर्स प्रॉपर्टी, अब फिर आइडेंटिटी से ए फॉर एवरी, है ना, ए सच दैट, सॉरी है ना, फॉर एवरी लिख दिया था, सच दैट। अब क्या सच दैट लिखने की जरूरत है, सिंगलटन हो गया। स्टेप कन्फर्म ना, पहले हमने डेफिनेशन से ये लिखा, फिर यही स्टेप कॉम्यूटेटिव से, फिर यही स्टेप, फिर यही स्टेप, ये आ गया सिंगलटन। दैट मीन्स जी अगर अबेलियन है तो क्लास ऑफ ए सिंगलटन होगा। इसी स्टेटमेंट में एक और बन सकता है, क्या, अगर जी साइक्लिक है तो भी होगा, ठीक, ऑब्वियसली, है ना। तो जी इज साइक्लिक ग्रुप, देन अब देखिए साइक्लिक ग्रुप है, इसका मतलब क्या, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन ग्रुप। इसका मतलब जो अबेलियन के लिए होल्ड होता है वो इसके लिए भी होल्ड होगा। तो डायरेक्टली याद रखिए, अगर कोई आपको साइक्लिक ग्रुप दिखे आपको, तो तुरंत आप समझ लीजिए कि हर एक एलिमेंट के लिए जो क्लास इक्वेशन होगा, सॉरी कॉन्जुगेट क्लास होगा, वो होगा सिंगलटन है। दैट मीन्स इफ जी इज साइक्लिक ग्रुप देन क्लास ऑफ ए इक्वल टू सिंगलटन है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी। कन्फर्म हुआ। कुछ अनदर एग्जांपल्स देख लेते हैं कॉन्जुगेट क्लास का। एग्जांपल देखिए, फाइंड कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ D4। मैंने क्वेश्चन के पैटर्न में लिख दिया। अबेलियन ग्रुप का हमने एग्जांपल देखा कि उनके एलिमेंट्स के जो कॉन्जुगेट क्लास होता है वो कैसे डिफाइन होता है। अब हम एक नॉन अबेलियन ग्रुप लिए हैं D4, डाइहेड्रल ग्रुप, है ना, ठीक है। और इसके ऑर्डर क्या होती है, इसकी ऑर्डर होती है 2 × 4 यानी कि 8, क्योंकि DN जो होता है इनकी ऑर्डर होती है ऑर्डर ऑफ, हाँ, DN इक्वल्स टू होता है 2n, तो इसका क्या हो जाएगा 2 × 4 यानी कि 8। इतना क्लियर है। मुद्दा इस बात का है कि जो D4 है उनके अंदर जितने भी अवयव होंगे, कितने होंगे 8, तो जितने भी 8 एलिमेंट्स हैं उन सभी की कॉन्जुगेट क्लास कैसे डिफाइन होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। आई होप D4 के बारे में आपको पता होगा, है ना। डाइहेड्रल ग्रुप के बारे में मैंने पहले बता दिया है, अगर आपने नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं डाइहेड्रल ग्रुप, सिमेट्रिक ग्रुप के बारे में, ठीक है। तो डाइहेड्रल ग्रुप एक्चुअली मैं स्पेशली D4 के बारे में बता रहा हूँ। डाइहेड्रल ग्रुप D4 इक्वल्स टू होता है R0, R90, R180, R270, है ना, और होगा HVD, ठीक है ना। क्या होता है आपका, जस्ट अभी ऑर्डर बताया गया, ऑर्डर ऑफ D4 कितना होगा, 8 होगा। 8 का मतलब 4 + 4 या 2 × 4, 4 रोटेशंस 4 रिफ्लेक्शंस। तो 4 रोटेशंस है, रोटेशंस की वजह से हम R से डिनोट करते हैं, और रिफ्लेक्शंस है सभी, रिफ्लेक्शन फ्लिप करने पर मिलता है, पता चल जाएगा भी क्या होता है ना। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, रोटेशन में आप कैसे निकालते हो एंगल को, तो ये फार्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन n। n मीन्स यहाँ 4 है तो 4 इसको डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 90। तो R0 में ऑपरेट कीजिए तो R90, फिर R180, फिर R270, फिर करेंगे तो R360, यानी कि R0 फिर से आ गया। तो ये रोटेशंस 4 हुए और ये सभी के सभी रिफ्लेक्शंस हैं, और इन ओवरऑल में आइडेंटिटी के तौर पे R0 वर्क करता है, ये आपको ध्यान रहना है, ठीक। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डिक्लेयर कर दिया, मतलब थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश किया है। देखिए ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिया है ना, 1 2 3 4, याद रखिए, है ना, 4 वर्टाइसेस समझ लीजिए। 4 का मतलब है 4 वर्टाइसेस है, तो यानी कि एक क्या किस फॉर्म में होगा, एक आपका क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में होगा, चतुर्भुज जिसे आप कहते हो उस फॉर्म में होगा। तो मैंने इंडिकेटर ABCD भी शो कर सकते हो, मैंने 1 2 3 4 शो किया। इसको चाहे तो बाहर में 1 2 3 4 भी आप ले सकते हो। तो ये 1 2 3 4 इसमें आपने R0 ऑपरेट किया, मतलब ज्यों कहते हो, तो ये मिला आपका 1 2 3 4, और इसी को हम R0 ही लेते हैं, ये भी ध्यान रखना है, R0 से इसी को हम डिनोट करते हैं। अब मैंने 1 2 3 4 जो आपने लिया था, इसमें आपने R90 डिग्री ऑपरेट किया, यानी रोटेट किया, तो मिलेगा इस तरह से, ये ऐसे हो गया ना भाई, तो ये 1 2 ऐसे हो जाएगा, मतलब ये इस तरह से होगा तो इसी फॉर्म में तो आएगा। ये आप मोटे तौर पर आप इस ऐसे समझिए, 1 शिफ्ट हुआ, 2 जो है 1 शिफ्ट हुआ, एक शिफ्ट हो गया, लाइन क्लियर ना, ऐसे होने से। अब इसी को ध्यान रखना, R90 से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, अब ये 1 2 3 4 जो लिया गया, इसमें R180 डिग्री ऑपरेट किया गया, यानी रोटेट किया गया, तो ये 2 टाइम शिफ्ट हो जाएगा, बस यही ध्यान रखना है। ये जो है यहाँ पर
है ना, ठीक है, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, देख सकते हैं। R270 में जब ऑपरेट कर, है ना, इसी को R180 से शो करते हैं। R270 में 3 ऑपरेट हो जाएगा, 3 टाइम्स मतलब क्या हो जाएगा आपका, है ना, शिफ्ट हो जाएगा, तो 1 सीधा सीधा, 3 टाइम्स मतलब यहाँ पर देखिए, अब फिर आगे 2 3 4 लाइन से लिख लीजिए। कन्फर्म, बस एक को ध्यान रखना पड़ता है, 1 3 शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ लिख के फिर लाइन से 1 2 3 4 वहाँ के अपने आप जम जाता है, इसी को R270 से डिनोट करते हैं। तो क्लियर हुआ, ये R0, ये R90, फिर R180, फिर R270। अच्छा, इसको देख लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये डायगोनल, ये भी डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, माइनर डायगोनल, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टली यानी कि ऐसे, है ना, क्षैतिज जिसे आप कहते हो, ऐसे होगा रिफ्लेक्शन, ऊपर का नीचे, नीचे के ऊपर, फ्लिप भी कह सकते हो, ऐसे हुआ। तो ये जो है ऊपर का नीचे और ये नीचे के ऊपर, इसी को आप H से शो करते हो। जो वर्टिकली ऑपरेट करते हो, है ना, तो 1 4 इधर, 2 3 इधर, क्लियर हुआ। वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर जिसे आप कहते हो, और इसी को आप V से शो करते हो। सेम जब प्रिंसिपल डायगोनल से आप करते हो ऑपरेट, है ना, तो ये जो है तो ऐसे, तो 1 3 तो जो करते हो, ये फ्लिप हो जाएगा 2 4, है ना, 2 4 जो है ये हो जाएगा, सॉरी, है ना, 2 4, ठीक है, ऐसे हुआ तो 2 इधर 4 इधर, इसी को D से शो किया जाता है। नेक्स्ट 1 2 3 4 जो है, इसको आप ऐसे ऑपरेट करते हो, तो ये होगा आपका 3 1, इसी को D से शो करते हैं। ये पूरा इससे डिनोट किया जाता है, ये इससे डिनोट, तो इसको सिम्बॉलिकली R0 से, R0 से, है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट यही, और ये बाकी सब के सब निकला हुआ है। कन्फर्म ना। इन सभी एलिमेंट्स का यानी कि इनका कॉन्जुगेट क्लास क्या होगा, तो सबसे पहले तो आपको जनरल डेफिनेशन लिखना है ना। जनरल डेफिनेशन का मतलब यह है, जो कॉन्जुगेट क्लास बताया गया है ना, वो लिख लेते हैं पहले, यानी कि क्लास ऑफ A इक्वल टू वाई इनवर्स ए वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू G। इसका मीनिंग है ना, आप y जो है उसके जगह x भी ले सकते हो, है ना, ये तो आप समझ चुके हैं, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है, दैट्स इट, है ना, मतलब उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है जो A के साथ कॉन्जुगेट है, ये होता है क्लास ऑफ एक्चुअली। और जो है डायरेक्टली आप सॉल्व करते करते इस फॉर्म में पहुंचे थे, तो वाई इनवर्स ए वाई का कलेक्शन होता है, आपको पता है। अब ए के जगह पे एक बार ये रखेंगे, एक बार ये रखेंगे, एक बार ये रखेंगे, ऐसे पूरा रखते जाइए, ठीक है। देयरफॉर क्लास ऑफ R0 देखते हैं, तो वाई इनवर्स R0 या R0 वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू G, ठीक है। अब ये तो बता दिया कि R0 आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी मतलब जो कहते आने वाला है, चाहे तो इसको सॉल्व करके देख लीजिए, वाई इनवर्स वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू G, ये फिर से आएगा आपका R0, ठीक है। तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए, क्लास ऑफ R0 होगा सिंगलटन R0। याद रखिए D4 जो है आपका नॉन अबेलियन ग्रुप है, उनके लिए हम देख रहे हैं, ठीक है ना। तो R0 हुआ, अब फिर क्लास ऑफ R90 का देख लेते हैं। R90 तो आपको पता है यहाँ पर R90 होगा सच दैट वाई बिलोंग्स टू G। अब G Y से लेते जाना है, इसके लिए तो डायरेक्ट इस तरह से होने की वजह से मिल जाता है, ऐसे थोड़ी ना होगा यहाँ पर तो आप Y के वैल्यूज़ को रखना पड़ेगा ना। तो वाई इनवर्स R90 वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू G। अब G से एलिमेंट रखते जाइए लाइन से, सबसे पहले R90 है ना, R0 होगा, तो R0 का इनवर्स R90 और R0, है ना, कॉमा, उसके बाद फिर R90 इनवर्स R90, फिर है R180 इनवर्स R180, उसके बाद होगा R270 इनवर्स R270, फिर है H इनवर्स R90H, फिर V इनवर्स, है ना, क्या हो जाएगा R90V, ठीक है। केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, इसको हो सके तो नोट कीजिए ताकि अच्छे से समझ आए। नेक्स्ट कौन होगा, है ना, D इनवर्स V, D इनवर्स R90D, कॉमा D डैश इनवर्स R90, और ये हो जाएगा D डैश, ठीक है। इतना कन्फर्म हुआ। तो हमने क्या देखा, हमने यही तो डायरेक्ट वैल्यू तो रखा है, हम यहाँ पर y के जगह वैल्यू रखते गए, G के वैल्यू पहले ये रखे, उसके बाद फिर ये रखा, उसके बाद फिर मैंने ये रखा, उसके बाद ये रखा, ऐसे पूरा रखते जाइए, कब से जितने भी एलिमेंट है सभी को आपको, है ना, पुट करते जाना है, ठीक है ना। तो ये सब के सभी एलिमेंट्स को आपको रखना है। अब रखने से आपको ये मिला। अब यहाँ ये नहीं सोचना है कि 8 एलिमेंट है तो 8 ही होगा, ऐसा जरूरी थोड़ा भाई, हो सकता है 4 हो सकता है 2 हो सकता है 1 हो, कोई भी हो सकता है। अब जितना भी है मैं कुछ ट्रिक भी बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है उसको, है ना। तो केयरफुली पहले तो सबसे शुरुआत को देखिए, R90 इनवर्स R0 इनवर्स R0 का इनवर्स क्या होता है,
R0 का इन्वर्स R0 किसी भी आइडेंटिटी का इन्वर्स ज्यों का त्यों होता है, तो R0 हो जाएगा फिर से, तो R0 और I90 फिर से R90 हो जाएगा, क्योंकि देखिए R90 का इन्वर्स होगा R90, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब R0 में अब R90 ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, R90 होगा। आइडेंटिटी को जब ऑपरेट किया जाएगा ज्यों का त्यों होगा ना भाई। अब जो भी है यहाँ पर उनको फिर से करोगे, फिर से R90 आएगा, इसका मतलब यहाँ पर होगा R90, इतना कंफर्म। नेक्स्ट इनको देखते हैं, R90 का इन्वर्स क्या होता है, कैसे जानेंगे। R90 में हम क्या ऑपरेट करें कि हमें आइडेंटिटी मिले, आइडेंटिटी का मतलब R0। R90 में मैं क्या ऑपरेट करूं कि मुझे R0 मिले, मैं ट्रिक बताता हूं। R0 का मतलब है R360, है ना, तो R90 में R270 अगर ऑपरेट करता हूं तो R360 मिलेगा, और R360 तो R0 होगा, यानी कि यहाँ पर होगा R270, यानी R90 का इन्वर्स होता है R270। कन्फर्म ना। एक बात और ध्यान रखना है, R90 का इन्वर्स R270, तो यहाँ से देख करके समझना चाहिए कि R270 का इन्वर्स R90 होगा, आगे ये काम आएगा, ध्यान रखना। तो ठीक है, R90 का इन्वर्स R है ना 270, तो यहाँ पर आ जाएगा 270, ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसके जगह मैं लिख रहा हूँ मैं, है ना, R270, R90 अपने जगह पर और R90 अपने जगह पर, इतना हो गया। इनके इन्वर्स के जगह ये हो गया, ये अपने जगह पर, अपने जगह, तीनों को ऑपरेट करना है। कैसे ऑपरेट करना है मैं ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। देखिए वैसे डायरेक्ट आप समझ भी सकते हो, ट्रिक के डायरेक्ट जान भी सकते हो। R270 में R90 ऑपरेट करोगे तो कितना हो जाएगा, R360 डिग्री, R360 होगा ना, मतलब R360 का मतलब क्या हो जाएगा, ये R0, इतना बचा। और फिर इसके साथ ऑपरेट कर क्या बचेगा, R90, तो कॉम R90, इतना कंफर्म। नेक्स्ट R9, इनको देखते हैं, तो R180 का इन्वर्स क्या होता है। R180 में मैं क्या ऑपरेट करूं, R180 में मैं क्या ऑपरेट करूं कि मुझे R0 मिले। मैंने कहा था R0 का मतलब R360, सीधी सी बात, तो मुझे R90 क्या है ना, R180 ऑपरेट करना पड़ेगा। तो R180 में R180 ऑपरेट करने पर R0 मिलता है, दैट इज R180 इज इन्वर्स ऑफ R180, है ना। तो ये इनका इन्वर्स है, इनका मतलब खुद का इन्वर्स है, तो R180 का इन्वर्स है R180, मतलब कि इनके जगह पे होगा आपका R180 और R90 अपने जगह पर है, R180 अपने जगह पर है। अब ये जब ऑपरेट होगा तो कितना आएगा, 270, है ना, तो ये हो गया 270, तो 270 R180, ठीक। अब 270 R180 का मतलब इस R270 को आप चाहे तो ऐसा पूरे लिख सकते हो। अब उसमें R180 ऑपरेट कीजिए। R270 कितना आया था, है ना, R270 याद होगा मैंने लिखा था 1 2 3 4, है ना। ऑपरेट करने पर हमें जो मिला था वो था, है ना, 3 टाइम शिफ्ट करना है, तो यहाँ पर 1, 3 टाइम मतलब यहाँ पर 1 2 3 4, यही हमारा R270 था, याद होगा। तो जब भी ऐसे रहे ऑपरेशन, है ना, ये कंपोजिशन है, ध्यान रखिए, तो इसको आप लिखिए, ये क्या है आपका, ये है आपका, है ना, 2 3 4 1, यही ना R270, तो इसके जगह पे लिखे R180 ऐसा केयरफुली, है ना। इनके जो जगह में ये लिखना, ये लिखना है। तो जब भी कंपोजिशन रहेगा, ये पहले वाला जो भी रहेगा उसको लिखना सेकंड, ये फिर सेकंड को इस पर ऑपरेट करना है। कंपोजिशन में क्या होता है, एफ कंपोजिशन जी, तो जी इज फॉलोड बाई एफ, मतलब जी जो है एफ के द्वारा फॉलो होता है, या ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा अगर है तो इसको पहले की लिखना है, फिर सेकंड वाले को ऑपरेट करना है, बस। R180 ऑपरेट करना मतलब 2 टाइम शिफ्ट होगा, 2 टाइम शिफ्ट होगा मतलब क्या है, ये हो जाएगा आपका, है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही आने वाला है। और आप गौर कीजिए ये क्या है, हाँ, ये कब मिलता है, जब आप 1 टाइम ऑपरेट करेंगे, और इसी का बोलते हो R90। क्या मिला आपको, R90 मिला, लाइन क्लियर है ना, तो इसका मतलब फिर से R90 मिला। अब इसकी बात कर लेते हैं, R270 का इन्वर्स क्या होता है, R90 होता है, क्योंकि R270 में R90 ऑपरेट करने पर आपको R360 यानी R0 मिलता है, तो इसका इन्वर्स है R90। तो R90 इंटू R90, इंटू बोलना उचित नहीं है, मतलब डायरेक्ट समझिए, R90 कितना हो जाएगा, R180। अब R180 में, है ना, R180 में R270 ऑपरेट करना है। R180 का मतलब क्या है, ठीक है, R180 मतलब 2 टाइम शिफ्ट होता है, 2 3, है ना, सॉरी 1 2 3 4, ये होता है R180, ठीक है। तो ये आपका R180 ये है, पहले वाले के लिखने मैंने कहा था, तो 1 2 3 4, अगर डाई हेड्रल का नहीं देखें कॉन्सेप्ट, वहाँ जाकर जरूर देखिएगा। और आई होप मैं ये समझता हूँ कि आपको ये चीज़ तो क्लियर होगा ही, ठीक।
तो R180 की जगह ये कंपोजिशन एफ कंपोजिशन जी पहले की लिखना है, सेकंड जो करता हूँ। अब इसमें 270 टाइम ऑपरेट करना है, मतलब कि 3 टाइम शिफ्ट होगा, ये मिलेगा आपको, है ना, ये यहाँ पर आ जाएगा इस टाइप से। अब ये क्या है, फिर से R90, ठीक। तो आप देख सकते हैं, है ना, ये जो है इनका भी, इनका भी, इनका भी और इनका भी R90 ही आया। अच्छा, अब ये चारों बचा, इनको देखना पड़ेगा, ठीक है। इसको देखिए, है ना, किसी भी रिफ्लेक्शन की विशेषता होती है कि उनका इन्वर्स सेल्फ होता है, खुद इन्वर्स होता है। अब ऑब्वियस सी बात है, जैसे आपने लिया, है ना, 1 2 3 4, इनका ही आपको इन्वर्स देखना है, तो ये जो है ना, इनका जो हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल वो होता है 4 3 1 2, ये हॉरिजॉन्टल होता है। अब जो भी हॉरिजॉन्टल है उनको फिर से आप हॉरिजॉन्टली ऑपरेट करोगे, फिर से तो हो जाएगा 1 2 4 3, सही है ना। तो हॉरिजॉन्टल ऑपरेट किया तो नीचे आया था, ऊपर का नीचे आया था, अब फिर से हॉरिजॉन्टली ऑपरेट करोगे तो फिर ऊपर चला जाएगा। मुद्दा इस बात का था, एच इन, है ना, एच में जब एच ऑपरेट करते हो तब आपको R90 मिलता है, ये मुद्दा था। यानी कि आपका 4 3 2 1 था, इसमें जब फिर से आपने एच ऑपरेट किया तब आपको मिला ना, ज्यों का त्यों। मतलब कि अर्थ हुआ, शॉर्ट में कहूँ तो एच इनवर्स एच सेम वर्टिकल का भी होता है, वर्टिकल में भी सेम वही कॉन्सेप्ट लागू होगा, सेम डायगोनल का भी होता है। ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, और यहाँ लेकर के आप आसानी से देख भी सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, सेल्फ इनवर्स है ना, ठीक। तो ये हो गया। तो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एच लिख सकता हूँ, तो एच R90 एच, एच R90 एच मैंने बताया था कैसे ऑपरेट करना है। एच के जगह में आपको पहले लिखना है, एच के जगह में 4 3 2 1 और R90, है ना, एच, ठीक है। अब इसमें R90 का मतलब 1 शिफ्ट होगा, तो 1, है ना, 1 शिफ्ट होने का मतलब कि यहाँ पर आएगा 1 2, है ना, और 3 4, ठीक है ना, 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4 यहाँ पर। अब फिर इसमें आप हॉरिजॉन्टली करोगे तो ये हो जाएगा 2 3 1 4, सही है ना। तो इस तरह से फाइनली आपको इसका ये मीन्स ये मीन्स ये मीन्स ये मिला। और ये है क्या, आप अगर गौर करें तो इसको 3 टाइम शिफ्ट करने पर ये मिलने वाला है ना। इसको 3 टाइम शिफ्ट करेंगे तभी तो यहाँ 1 2 3 4 आएगा, ये R270 ही तो है, ठीक है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा हैवी भी लग रहा होगा, बट है भाई, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो आपको झेलना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट रहता है प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप एक्यूरेसी आप अचीव करेंगे, उतना ही आपको ज़्यादा, है ना, बेनिफिट मिलेगा। तो ये R270 है। अब इसके लिए जो था सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, है ना, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की प्रॉपर्टी सेम होती है, इसी तरह डायगोनल की प्रॉपर्टी सेम होती है। इनके लिए देखिए मतलब इनके लिए भी सेम होगा, R270 ही होता है। आप सॉल्व करके देख लीजिए भाई, क्या दिक्कत है ना। V इनवर्स R90V करके, तो यहाँ पर V इनवर्स के जगह फिर से क्या आएगा, V, तो V R90V, ठीक है ना। और V का मतलब क्या होगा, है ना, V का मतलब वर्टिकली ऑपरेट हो रहा होगा, यानी कि यहाँ पर 2 3, है ना, 1 4, तो ये हो जाएगा 2 3 1 4। R90 ऑपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, है ना, 1 2, है ना, 1 शिफ्ट होगा ना, तो इस टाइप से होगा, है ना, यहाँ पर और ये यहाँ पर, ठीक। अब इसमें फिर से आपने वर्टिकली ऑपरेट किया, तो वर्टिकली ऑपरेट करोगे तो देखो 2 1 3 4 आ गया ना फिर, ठीक है। आप इन दोनों का देख लीजिए, आप जब देखेंगे तो फिर से यही आपको मिलेगा, है ना। इन सब की प्रॉपर्टी सेम होती है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन, रोटेशन की अपनी प्रॉपर्टी होती है, रिफ्लेक्शन की विशेषता यही होती है ना। आप जब देखेंगे तो आपको यही मिलेगा। आई होप इतना तो समझ आ गया होगा, ठीक है। अब ये सेट है भाई, सेट में क्या रिपीट लिखा जाता है, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ वेल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब रिपीट तो होगा नहीं, है ना। तो R90 1 टाइम, R270 1 टाइम, है ना। R90 R270 का इन्वर्स है, R270 R90 का इन्वर्स है, मतलब ये 100% श्योर है। जब आप निकालेंगे ना क्लास इक्वेशन किसका, क्लास ऑफ R270 का, ये एज इट इज़ यही मिलेगा। ये फ़ायदा होता है, ट्रिक के तौर पे भी इसे याद रखिए, ये इनका इन्वर्स है, ये इनका इन्वर्स है, मतलब निश्चित तौर पे इनकी क्लास जो निकले वही इनकी क्लास होगी, ठीक है। आप विधिवत तरीके से लाइन से निकाल भी सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट का मतलब नेक्स्ट एलिमेंट का ना, ठीक। R0 का हो गया, R90 का हो गया, R270 भी हो गया। R180 का देखिए, R180 का, है ना। R0 और R180 की बिहेवियर सेम होती है, R90 और R270 की बिहेवियर सेम होती है। उधर H और V की बिहेवियर सेम होती है, D और D' की बिहेवियर सेम होती है।
बिहेवियर सेम होने का मतलब एक ही रूल फॉलो करता है। आप R180 जब निकालेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना, सॉरी, यहाँ पर क्लास ऑफ R180 जब ये निकालोगे, यहाँ पर मैंने R90, है ना, जब ये निकालोगे तो ओनली R180 आएगा। हमें जो भी आप लिखोगे यहाँ पर क्या आएगा, R180, यहाँ पर R180, यहाँ पर R180, यहाँ पर R180, 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 R180। आप ऑपरेट कर कीजिएगा पहले स्टेप में R180, सेकंड स्टेप जब सॉल्व करेंगे फिर से R180, फिर से R180, ऐसे पूरा R180 ही पाएंगे। ठीक है, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, कम से कम आप ये तो कीजिए। अगर डाउट निकलता है बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, बट अब रीजनली तौर पे अच्छे से बनाएंगे आप, बिल्कुल मिलेगा ही। ठीक, ये हो गया। H के लिए CLH क्या हो जाएगा, है ना, CLH में यहाँ पर H होगा R90 R0 इनवर्स H R0, ऐसे पूरा सॉल्व करेंगे ना। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ क्या मिलेगा, H और V मिलेगा। और मैंने बोला था जो हॉरिजॉन्टल की होती है वर्टिकल की होती है, यानी क्लास ऑफ V के लिए भी निकलेगा। सिमिलरली मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना, D डैश, और ये होगा क्लास ऑफ D डैश के इक्वल भी। तो फाइनली वी कंक्लूड दैट, ये सभी आपको सॉल्व करना है भाई ना, कब क्लियर होगा। तो फाइनली ये मैं बता देता हूँ, वो ये कि क्लास ऑफ R90, ये है R90, है ना, सॉरी R0 का पहले लिख लेते हैं। R0 के लिए ये हुआ क्लास ऑफ R90, और आपका जो क्लास ऑफ R270 है ये सेम है। इसी तरह से R क्लास ऑफ H क्लास ऑफ V इक्वल है इसके HV के। इसी तरह से क्लास ऑफ D और क्लास ऑफ D डैश इक्वल है किसके, D और D डैश के। मैं तो चाहूँगा इसे आप रिजल्ट के तौर पे याद रखें, D1 D2 D3 D4, है ना, कि कॉन्सेप्ट्स अच्छे से दिमाग पे रहना चाहिए। मैंने D4 को बता दिया है, D3 D2 D1 का आप आसानी से देख सकते हैं। D3 में कौन कौन से एलिमेंट रहते हैं। D3 जब आप देखते हो तो 3 यहाँ पर वर्टाइसेस हुआ, तो 3 को आपको डिवाइड करना है 360 डिग्री अपॉन 3। तो जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा। तो यहाँ ट्राइंगल का सिचुएशन बनता है ना। तो यहाँ पर R0 R120 R240, अब R360 हो जाएगा, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं। 3 यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो होगा नहीं, यहाँ होगा ऐसा सिचुएशन डायगोनल वाला, एक ये, है ना, ठीक है, दूसरा ये, और तीसरा ये। समझ आ रहा है, आप क्लियर हो रहा है। आप वीडियो को चाहे तो, है ना, D डैश D डबल डैश, ये ध्यान रखना, यही होगा आपका, है ना, D3। क्लियर है। आप डाइहेड्रल ग्रुप के जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसको आप देख सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, और ये आपको पता होगा तो आप ज़रूर इस पर एक बार आप इनके क्लास को ज़रूर देखिएगा। अगर डाउट निकलेगा तो कमेंट कर सकते हैं। आई होप जितना बताया गया वो क्लियर हुआ होगा। एक और छोटा सा नोट मैं लिख रहा हूँ, उसके साथ फिर वीडियो, है ना, क्लास हम जो है आज का एंड करेंगे। और वो है, जितने भी मैंने अभी क्लास इक्वेशन कॉन्जुगेट क्लास बताया, पहले जो बताया था उसमें बात करूँ तो पहले जो मैंने बताया था उसमें, है ना, आप 1 ओमेगा स्क्वायर के लिए देख सकते थे, और 1 - 1, है ना, I - I दोनों का सेम होता है भाई। मतलब इनके लिए भी आप अगर क्लास ऑफ देखेंगे तो सिंगल्टन आया था, क्लास ऑफ ओमेगा सिंगल्टन ओमेगा, क्लास ऑफ ओमेगा स्क्वायर सिंगल्टन ओमेगा स्क्वायर। सबसे खास बात ये था कि तीनों का जब यूनियन करते हो तो आपको एज इट इज़ क्या मिलेगा, 1 ओमेगा स्क्वायर यानी कि G मिलता है ना। अब इनके बारे में बात करूँ तो इनका जो होता है, इनका सिंगल्टन 1, इनका सिंगल्टन -1, इनका सिंगल्टन है, इनका सिंगल्टन -है, यूनियन करने पर G मिलता है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी कॉन्जुगेट क्लासेस निकलते हैं उन कॉन्जुगेट क्लासेस का जो यूनियन होता है एज इट इज़ ग्रुप के इक्वल होता है। ग्रुप चाहे कोई भी हो, तो अबेलियन वाला केस था। नॉन अबेलियन के केस जो मैंने अभी बताया उसमें भी आफ्टर ऑल आपने देखा होगा, है ना। तो एक आया था आपका R90, ये पहला क्लास था, यूनियन करो। सेकंड था R90 R270, है ना। थर्ड था R180, रिपीट करने की ज़रूरत है नहीं। फिर आएगा यही, नहीं लिख रहा हूँ उसे, फिर आएगा HV, फिर आएगा आपका D डैश। जब मिलाओगे तो ये टोटल क्या होगा आपका, है ना। टोटल देखो, दिस कॉमा दिस, ये R0 सॉरी, दिस कॉमा 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 दिस, दैट इज़ D4 ही तो होगा। तो फाइनली ये नोट का तौर पे मैं लिख रहा हूँ, है ना। और नोट ये हुआ कि यूनियन A बिलोंग्स टू G, क्लास ऑफ A इक्वल टू G,
इसे आपको अच्छे से याद रखना है, आगे जब हम क्लास इक्वेशन पढ़ेंगे वहाँ बहुत काम आएगा। हाँ जी, अब यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, जैसे जी में n एलिमेंट है तो इसका मतलब हुआ क्लास ऑफ A1 प्लस क्लास ऑफ A2, जैसे जी में है A1 A2 एंड सो ऑन n, तब के लिए बता रहा हूँ, प्लस एंड सो ऑन प्लस क्लास ऑफ n, ठीक है, इक्वल टू जी। तो यहाँ से अगर मैं ऑर्डर ले लूँ, ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ A1 प्लस ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ A2 प्लस एंड सो ऑन प्लस ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g। तो फाइनली ये हुआ समेशन a बिलोंग्स टू g, शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्लास ऑफ ए, जनरल केस। तो फाइनली आपको ये ध्यान रखना है, दो चीज़ ध्यान रखना है, यूनियन a बिलोंग्स टू g, क्लास ऑफ ए इक्वल टू g, ऑलवेज फॉर एनी ग्रुप g, एंड सो समेशन a बिलोंग्स टू g, ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g करके। इसी को शॉर्ट में CA से भी शो किया जाता है, समेशन a बिलोंग्स टू g CA इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g करके, ठीक है। आई होप आज का जो लेक्चर है क्लियर हुआ होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, और किसी भी तरह से डाउट निकल के सामने आएगा आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।